एवरीवन, आशा है आप सब ठीक होंगे। तो अपन चलते हैं आज अपना सेशन की ओर, चर्चा करते हैं। कल अपन ने एसी थ्योरी का चैप्टर स्टार्ट किया था, आज उससे आगे चल रहे हैं। कल अपन ने पढ़ा था, उसमें जो एसी संबंधित पद थे उनके बारे में अपन ने जाना था डिटेल से, ठीक है। तो आज अपन कल से आगे देखते हैं। तो देखो, कल अपन ने अधिकतम मान, प्रभावी मान, आरएमएस मान बोलते हैं, औसत मान, ठीक है, पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर के बारे में चर्चा की थी, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब अपना नोट्स बनाते रहें कंटिन्यू, और सेशन को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करते रहें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो देखिए, अपना अगला है फेज, ठीक है। फेज, इसको बोलते हैं अपन कला। फेज बोलते हैं कला। देखो, अपनी जो एसी होती है आई और ई, ठीक है, ये करंट हो गया या ईएमएफ यानी वोल्टेज, ठीक है, पॉजिटिव में, और ये नेगेटिव में, यहाँ पे शून्य, और ऐसे चलती है अपनी। ये क्या चलती है? साइन वेव एसी। तो अल्टरनेटर के द्वारा अपन को पता है कि जो एसी उत्पन्न की जाती है वो साइन वेव होती है, ठीक है। अब देखो, फेज या कला किसे कहेंगे? अपन को पता है कि कोई प्रत्यावर्ती राशि, जैसे अपनी एसी है, वो एक समय के साथ निश्चित दर पर परिवर्तित होती रहती है, मान व दिशा। ऐसी विद्युत धारा जिसकी मान व दिशा समय के साथ एक निश्चित दर पर परिवर्तित होती रहती है। तो किसी भी पल उसकी जो डायरेक्शन है, उसकी जो दिशा है, कि कोई भी प्रत्यावर्ती राशि है, जैसे करंट या वोल्टेज है अपने पास, ठीक है, वो किसी भी पल उसकी जो डायरेक्शन है, उसकी जो दिशा है, वही क्या कहलाती है? कला या फेज बोलते हैं इसको, ठीक है। तो देखो, फेज में देखो दो तीन प्रकार होते हैं। एक होती है अपनी इन फेज, इन फेज बोलते हैं, इन फेज, इसको बोलते हैं अपन कला में। एसी से रिलेटिव पद ही चल रहे हैं। फेज था, फेज में देखो दो तीन प्रकार होते हैं, इन फेज, आउट ऑफ फेज, क्वार्टरली फेज, ठीक है, वो अपन एक एक करके पढ़ेंगे। तो देखो, इन फेज कला में, ठीक है, इसको कैसे अपन रिप्रेजेंट करेंगे? इन फेज क्या होता है? माना अपन ने ये क्या है? अपनी वोल्टेज है, ठीक है, ई है ये। तो इन फेज वो राशियां होती हैं, ठीक है, जो एक साथ अपने शिखर मान पर, कोई प्रत्यावर्ती राशि है, करंट अथवा वोल्टेज, कोई प्रत्यावर्ती राशि जैसे धारा तथा वोल्टेज एक ही समय पर अपने शिखर मान को प्राप्त करे, एक ही समय पर घटती बढ़ती हुई अपने शिखर मान को प्राप्त करे, वह क्या कहलाती है? इन फेज कहलाता है। कोई प्रत्यावर्ती राशि जैसे करंट या वोल्टेज एक ही समय, ठीक है, एक ही समय में घटती बढ़ती हुई एक ही समय में अपने शिखर मान को प्राप्त करती है, वह क्या कहलाती हैं? इन फेज राशियां कहलाती हैं। जैसे देखो, ये अपना करंट, ये वोल्टेज हो गया, यहीं से चलेगी करंट, ठीक है, अपनी, ठीक है। तो देखो, ये अपना क्या है? ये अपनी है करंट, ठीक है, ये क्या क्या चल रही है? करंट चल रही है, यहाँ पे है आई, धारा। देखो 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। देखो, यहाँ से क्या है? अपना जो शून्य से स्टार्ट हो रही है दोनों राशियाँ, ठीक है, करंट और वोल्टेज, लेकिन एक साथ घटती बढ़ती हुई, इसके मान में कम है, ठीक है, ये मान में करंट क्या है? इससे कम है। तो दोनों घटती बढ़ती हुई एक ही समय में अपने शिखर मान को प्राप्त करें। शिखर मान किसे कहते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव दिशा में अधिकतम मान क्या कहलाता है? शिखर मान, ठीक है, पीक वैल्यू बोलते हैं। यहाँ पे ये है पीक वैल्यू अपनी, जो कल अपन ने देखा था उसमें, ये है अपनी पीक वैल्यू,
पीक वैल्यू, शिखर मान बोलते हैं इसको, ठीक है। तो कोई प्रत्यावर्ती राशि जैसे करंट और वोल्टेज है अपने पास, वो एक ही समय में एक ही स्थान से शून्य से प्रारंभ होगी और एक साथ घटती बढ़ती हुई एक ही समय में अपने शिखर मान को प्राप्त करती हैं, वह क्या कहलाती हैं? इन फेज राशियां कहलाती हैं। तो ये कंडीशन क्या होती है? इन फेज की। अब देखो इसमें 0 डिग्री का डिफरेंट है, दोनों एक साथ चल रही हैं, ठीक है। तो अपन ये इसका वेक्टर डायग्राम देखें तो क्या होगी, यहाँ से आई होगी और यहीं पे होगी करंट अपनी ई, ठीक है। ये वोल्टेज हो गई और ये होगी करंट अपनी, ठीक है। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यानी इसमें 0 डिग्री का डिफरेंट हुआ, ठीक है। ये वेक्टर डायग्राम है। ये स्क्रीनशॉट ले लो या इसको बना लो। ये क्या है? ये डायग्राम बना लो। ये इन फेज है, ठीक है। कोई प्रत्यावर्ती राशि करंट अथवा वोल्टेज एक ही समय में घटते बढ़ते हुए एक ही समय पर अपने शिखर मान पर को प्राप्त करती हैं, वह राशियां क्या कहलाती हैं? इन फेज राशियां कहलाती हैं, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो या नोटबुक में उतार लो। देखो ये शून्य से स्टार्ट हो रही है, एक ही समय में अपने शिखर मान को प्राप्त कर रही हैं दोनों राशियां, और दोनों के बीच में 0 डिग्री का डिफरेंट है। यहाँ पे ये हो गया अपना 90 डिग्री, ये अपन को पता है 90 डिग्री है, 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, ये 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री। एक जो साइकिल है वो 360 डिग्री में पूर्ण होती है, ठीक है। एक जो अपना चक्कर है इसी का, और देखो दोनों की फ्रीक्वेंसी भी समान है। तो इन फेज में क्या होती है? फ्रीक्वेंसी भी समान होती है दोनों प्रत्यावर्ती राशियों की। दोनों प्रत्यावर्ती, दोनों अल्टरनेटिव जो राशियां हैं, ठीक है, उनकी जो आवृत्ति है वो भी समान है, और एक ही समय में अपने शिखर मान को प्राप्त कर रही है। ऐसी राशियां क्या कहलाती है? इन फेज राशियां कहलाती है, जो साथ साथ चलती हैं, ठीक है, और एक ही समय में अपने शून्य पे वापस से दोनों एक साथ पहुंच रही हैं, ठीक। अब अपना अगला इसमें आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज, ठीक है, आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज, ठीक है। देखो आउट ऑफ फेज, अगला लिख लो आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज। ये डायग्राम बना लेना इन फेज में। ये देखो वेक्टर डायग्राम है, ये ग्राफिकल डायग्राम है, ये ग्राफिकल है, ग्राफिकल डायग्राम। दोनों ध्यान में रखने हैं, वेक्टर डायग्राम और ग्राफिकल। देखो इन फेज में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों 0 डिग्री में, दोनों साथ साथ चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करंट और वोल्टेज। अब आउट ऑफ फेज, ठीक है। अब देखो इन फेज का हो गया, अपन आउट ऑफ फेज का देखते हैं। मानो वोल्टेज को अपन स्थिर रखें, वोल्टेज यहीं से चलेगी अपनी, देखना आउट ऑफ फेज किसे कहेंगे अपन? देखो इसमें कोई दो प्रत्यावर्ती राशियां जैसे करंट और वोल्टेज है अपनी, ठीक है, वो एक साथ घटती बढ़ती हुई कुछ डिग्री के अंश पर, कुछ अंश के ऊपर डिफरेंट होता है इसमें, वही क्या कहलाता है? आउट ऑफ फेज। देखो यहाँ से जैसे अपनी वोल्टेज है, ई है अपना, ईएमएफ है, वो यहाँ से 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ, ठीक है, लेकिन करंट को जो कुछ डिग्री के अंतर पर, कुछ डिग्री के अंतर पर।
ये ई है, यहाँ पे आ गया है, ये करंट आ गया है, ठीक है। ये 180 डिग्री है। देखो अब देखो इसमें क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये और ये हो गया एक तरह से क्यू, यानी थीटा डिग्री। कुछ अंश, कुछ अंतर पैदा हो गया दोनों में, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी, आउट ऑफ फेज, यानी कोई दो प्रत्यावर्ती राशियां जैसे करंट और वोल्टेज दोनों एक साथ घटती बढ़ती हुई कुछ अंश के ऊपर अंतराल के बाद में स्टार्ट होती है, वह क्या कहलाती है, आउट ऑफ फेज, यानी दोनों में कुछ अंतर पैदा हो जाता है कुछ डिग्री का, ठीक है। थीटा डिग्री है ये, यहाँ पे क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, थीटा डिग्री है। इसमें क्या होता है ये दोनों एक साथ घटती बढ़ती हुई कुछ डिग्री के अंश पर अपना कुछ इसमें कुछ डिग्री का अंतर पैदा हो जाता है, वह क्या कहलाती है, आउट ऑफ फेज राशियां कहलाती है, यानी कुछ डिग्री के अंतर पर इसमें कुछ डिग्री के अंतर पर अपने शिखर मान को प्राप्त करती हैं। वह प्रत्यावर्ती राशियां जैसे करंट और धारा जो एक साथ घटती बढ़ती हुई कुछ डिग्री या कुछ डिग्री अंश के अंतर पर अपने शिखर मान को प्राप्त करे, वह क्या कहलाती है, आउट ऑफ फेज राशियां कहलाती है। देखो यहाँ से जैसे करंट वोल्टेज है अपनी, वो 0 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, 0 डिग्री से, लेकिन ये क्या करंट उसके बाद में चली है, ठीक है। तो पहले कौन सी प्राप्त कर रही है, ये वोल्टेज, तो इसमें क्या है, वोल्टेज आगे है और करंट पीछे है, ठीक है। जो 0 से स्टार्ट होगी वो पहले पहुंचेगी, और ये जो ये बाद में स्टार्ट हुई थी ये बाद में पहुंचेगी, पहले क्या करंट वो अपनी वोल्टेज पहुंच गई और बाद में करंट आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये है अपनी आउट ऑफ फेज राशियां। अब देखो इसका वेक्टर डायग्राम बनाएंगे अपन, तो इसमें क्या है, इसमें तो दोनों 0 डिग्री था, लेकिन इसमें क्या हो गया, कुछ अंतर पैदा हो गया, थीटा डिग्री, ठीक है। वो देखो अब कैसे होगा, ये अपनी क्या है, वोल्टेज है, ठीक है, और ये कुछ थीटा डिग्री के अंतर पर हो गई अपनी करंट हो गई, ये क्या है, आई, ठीक है, ये हो गया थीटा डिग्री, ठीक है। ये हो गया अपना वेक्टर, वेक्टर डायग्राम, ये उतार लो, इंपॉर्टेंट है दोनों फैक्ट, इन फेज और आउट ऑफ फेज, ठीक है। इन फेज दोनों एक साथ चलती हैं, 0 डिग्री का फेज डिफरेंट होता है। इसमें क्या होती है, वोल्टेज और करंट के मध्य कुछ डिग्री के अंश पे होती है, यानी एक दूसरे में अंतर पैदा हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। इसको उतार लो नोटबुक में फटाफट। ये क्या है, ग्राफिकल डायग्राम है, और किसका है, आउट ऑफ फेज का, ठीक है। आउट ऑफ फेज का बना लेना है। क्वार्टर्ज फेज, ठीक है, अगला है क्वार्टर्ज फेज या क्वार्टर्ज राशियां। क्वाड्रेचर, क्वाड्रेचर होता है फेज या राशियां, ठीक है। अगला लिखो क्वाड्रेचर फेज या राशियां। देखो क्वाड्रेचर फेज में क्या होता है, क्वाड्रेचर फेज, ठीक है, ये वे राशियां होती हैं जो करंट और वोल्टेज अपने, जो कोई भी प्रत्यावर्ती राशि, दो प्रत्यावर्ती राशियों में 90 डिग्री का फेज डिफरेंट होता है, यानी एक 0 से स्टार्ट होती है, फिर दूसरी 90 डिग्री से। अपन इसको देखो क्वाड्रेचर में देखेंगे यहाँ पे,
देखना ये 0 डिग्री से अपना क्या चल रहा है, वोल्टेज, ठीक है, यहाँ पे ये आ गया ये। अब देखो अपना जो करंट है वो कहाँ से चलेगा, यहाँ से 90 डिग्री से, यानी दोनों के मध्य 90 डिग्री का डिफरेंट होगा, वह क्या कहलाएगी, क्वाड्रेच राशियां। दो प्रत्यावर्ती राशियों में यदि 90 डिग्री का फेज अंतराल होगा, फेज अंतर, ठीक है, फेज अंतराल होगा, वह क्या कहलाएगी, क्वाड्रेच राशियां कहलाएंगी। 90 डिग्री से, यानी एक क्या होती है, दोनों में 90 डिग्री के अंश पर अपने शिखर मान को प्राप्त करती हैं, ये क्या कहलाती हैं, क्वाड्रेच राशियां कहलाती हैं, ठीक है। ये हो गया, ये अपना आई है, ये यहाँ पे हो गया करंट। देखना ये क्या है, यहाँ पे करंट चल रहा है अपना, ये है आई, ठीक है, यहाँ से 90 डिग्री पे, तो दोनों के अंदर अंतर कितना हो गया, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक Q, ठीक है, थीटा डिग्री। ग्राफिकल डायग्राम है क्वार्टरली फेज का। और देखो यहाँ पे अपन को 90 डिग्री होगी, तो देखो इसमें ठीक है, ये हो गया अपना 90 डिग्री, 90 डिग्री क्या है, यहाँ पे करंट है, यानी इसमें वोल्टेज पहले चल रही है और धारा पीछे चल रही है, ठीक है, कितना डिग्री, 90 डिग्री, करंट क्या है, वो पीछे है, ठीक है। तो ये वेक्टर डायग्राम हो गया। ठीक है, ये बना लो। देखो क्वाड्रेंट फेज राशियां वे राशियां होती हैं जो 90 डिग्री के अंश पे अपने शिखर मान को प्राप्त करती हैं, तो वह क्या कहलाती हैं, क्वाड्रेंट राशियां कहलाती हैं। देखो इन फेज आउट ऑफ फेज क्वाड्रेंट राशियां। अब होता है अगला अपना एंटी फेज, एंटी फेज, फेज और या राशियां, एंटी फेज राशियां, ठीक है, एंटी फेज राशियां। इसमें देखो दोनों साथ साथ चल रही थी, वो क्या है, इन फेज, कुछ डिग्री के अंश पे 90 डिग्री से कम होगा वो अंश, ठीक है, वो क्या कहलाएगी, आउट ऑफ फेज। और क्वार्टर फेज 90 डिग्री के अंतर होगा, और 180 डिग्री 180 डिग्री के अंतर पे कोई राशि होगी, वो क्या कहलाएगी, एंटी फेज कहलाएगी। ठीक है, देखना यहाँ पे अपना 90 डिग्री हो गया, ये अपना करंट, ये वोल्टेज चल रही है अपनी, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन 180 डिग्री से क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे, किसको, करंट को। करंट कहाँ से स्टार्ट होगी, 180 डिग्री से। इन दोनों में बराबर का फेज डिफरेंट होता है, यहाँ से चलेगी अपनी करंट, ये होता है टाइम। ये हो गया ए अपना, ये हो गया आई, ठीक है। जबकि इसको अपन चलाएंगे आगे तो ये यहाँ पे आ जाएगी, ये ई है, यहाँ पे ये आई है, ठीक है। ये 180 डिग्री है, ये 360 डिग्री। तो ये राशियाँ क्या कहलाएंगी, यानी दो प्रत्यावर्ती राशियाँ जिनके मध्य 180 डिग्री के फेज अंतराल होता है, वो जो 180 डिग्री के बाद में अपना शिखर मान को प्राप्त करती है, वो क्या कहलाती है, एंटी फेज राशियाँ कहलाती हैं। चारों आपके सामने हैं, इंपॉर्टेंट है चारों, ठीक है। दोनों देखो साथ साथ चलते हैं, वो तो इन फेज हैं, यानी एक ही समय में अपने शिखर मान को प्राप्त करती हैं, वो तो इन फेज। और 90 डिग्री से कम डिग्री के अंतर पर चलती हैं, वो आउट ऑफ फेज। और 90 डिग्री पर चलती हैं, वो क्वार्टर फेज कहलाती हैं, राशियाँ कहलाती हैं। और 180 डिग्री के अंतर पर, यानी करंट अपने 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 डिग्री से, और 180 डिग्री के बाद में क्या हो रहा है, अपनी जो करंट है वो स्टार्ट हो रही है, वोल्टेज 0 डिग्री से। तो दोनों के मध्य 180 डिग्री का फेज डिफरेंट हो गया, ठीक है, वो क्या कहलाएंगी, एंटी फेज राशियां कहलाएंगी। देखो वेक्टर डायग्राम कैसे बनेगा इसका।
इधर तो क्या चल रही है अपनी करंट वोल्टेज, ठीक है, और इधर चलेगी अपनी करंट, और ये गया 180 डिग्री, सरल रेखा का कोण वैसे भी 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो करंट कितना वोल्टेज है वो आगे चल रही है, ठीक है, और करंट पीछे चल रही है, कितना डिग्री पीछे चल रही है, 180 डिग्री वोल्टेज से पीछे चल रही है, ठीक है। देखो वोल्टेज ने अपना पूर्ण चक्र प्राप्त कर लिया, जबकि करंट ने क्या किया है, हाफ साइकिल ही प्राप्त की है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो दोनों की फ्रीक्वेंसी भी अलग हो गई, केवल इन फेज में फ्रीक्वेंसी बराबर होती है दोनों राशियों की, बाकी तीनों कंडीशन में क्या होता है, जो अपनी फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग होती है, ठीक है। ध्यान रखना कि आपको क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन से कला में फ्रीक्वेंसी बराबर होती है, तो चारों आ जाएंगे, तो यहाँ पे देखना इन फेज में बराबर होती है, बाकी तीनों में फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, इसको उतार लो। अब देखो इनके अलावा दो राशियां और होती हैं, ठीक है, इसको अपन मैं मिटा रहा हूं यहां से एक बार। देखो इसके अलावा एक तो होता है अपना लीडिंग एंड लैगिंग, ठीक है। लीडिंग होता है अपना, ठीक है, लीडिंग होता है अग्रगामी, इसको क्या बोलते हैं अपन, अग्रगामी, ठीक है, लिख लो इसको, लीडिंग अग्रगामी राशियां, या लीडिंग किसे बोलते हैं अपन, अग्रगामी, और एक होता है ये पश्चगामी, इसको क्या बोल लेते हैं अपन, पश्चगामी, हिंदी में है लीडिंग बोलते हैं अग्रगामी, ठीक है। लेगिंग होता है पश्चगामी, लेग यानी पीछे रह जाना, अग्र यानी आगे चलना, ये ध्यान रखो आप, लीड यानी लीड करना, आगे चलना, ठीक है। दो राशियां होती हैं, लीडिंग किसे कहेंगे और लैगिंग किसे कहेंगे। अग्रगामी देखो सबसे पहले अग्रगामी की डेफिनेशन क्या होगी, देखो एक बार पहले वेक्टर डायग्राम वो बना देते हैं अपन, ग्राफिकल देखते हैं एक बार। ठीक है, ये जीरो है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये क्या है अपनी आई है। लीड यानी आगे चलना, इसमें देखो जो अपनी वोल्टेज है वो क्या कर रही है, करंट से आगे चल रही है, तो जो वोल्टेज हो गई वो क्या हो गई, लीडिंग राशि हो गई, यानी अग्रगामी, ठीक है। अग्रगामी किसे कहते हैं, वह राशि जो किसी दूसरी प्रत्यावर्ती राशि से पहले अपने शिखर मान को प्राप्त करती है, वह क्या कहलाती है, लीडिंग राशि या पश्चगामी अग्रगामी राशि कहलाती है। वह राशि जो किसी अन्य प्रत्यावर्ती राशि से पहले अपने शिखर मान को प्राप्त करती है, वह क्या कहलाती है, अग्रगामी या लीडिंग राशि, इसको अपन बोलते हैं। तो इसमें क्या कर रहा है, जो वोल्टता है वो क्या कर रही है, लीड कर रही है, ठीक है। अब इसमें थीटा नहीं होता, ठीक है, कितने डिग्री चलेगी, लेकिन वो आगे चलेगी, ठीक है। ये पहले चल रही है, अपने शिखर मान को प्राप्त कर रही है, कौन, वोल्टेज, ठीक है। तो इसमें लीड क्या हो गया, लीडिंग राशि कौन सी हो गई, वोल्टेज, ठीक है, ईएमएफ हो गया, और लैगिंग किस कौन सी होगी, लैगिंग धारा, ठीक है, ये ध्यान रखना।
इस डायग्राम की बात कर रहे हैं अपन, बाकी लोड में अलग अलग होती है, वो अपन पढ़ेंगे आगे अभी। अब देखो लैगिंग, ठीक है, इसके बारे में देखो, पश्चगामी यानी पीछे रह जाना, पिछड़ जाना। तो वह राशि जो किसी अन्य प्रत्यावर्ती राशि से बाद में अपने शिखर मान को प्राप्त करती है, वह क्या कहलाती है? पश्चगामी राशि कहलाती है, यानी पिछड़ जाती है, पीछे रह जाती है। तो इसमें पिछड़ कौन रहा है? करंट। तो करंट कौन सी राशि होगी? पिछड़ने वाली। तो वह राशि जो किसी अन्य राशि की अपेक्षा बाद में अपने शिखर मान को प्राप्त करती है, अन्य राशि की अपेक्षा बाद में अपने शिखर मान को प्राप्त करती है, वह पश्चगामी राशि कहलाती है। ठीक है, तो इसमें करंट बाद में अपने शिखर मान को प्राप्त कर रही है, तो करंट क्या हो गई? इसमें लैगिंग, पश्चगामी हो गई, जबकि लीड क्या हो रहा है? वोल्टेज। ये दोनों का फैक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है, लीडिंग और लैगिंग। ये डायग्राम बना लो, ये इसमें लीडिंग लिख दो, वोल्टेज यहाँ पे है वोल्टता, और ये है धारा, करंट। ठीक है, ठीक है, ये अग्रगामी हो गई, अग्रगामी पश्चगामी। ठीक है, अग्रगामी पश्चगामी, लीडिंग और लैगिंग, ये हो गए, ध्यान रखना है आपको। लीडिंग और लैगिंग राशि, ठीक है, ये क्या करो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और अभी आगे देखो, फिर अपन विद्युत धारा का वेग, अगला देखते हैं अपन, वेलोसिटी ऑफ वेग करंट, वेलोसिटी ऑफ करंट, विद्युत धारा का वेग। देखो विद्युत धारा का वेग, विद्युत धारा का वेग, विद्युत धारा का वेग। देखो विद्युत धारा का वेग सबको पता होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, जो प्रकाश एवं उसमें, ठीक है, और ध्वनि तरंगों के समान होता है। ठीक है, उसमें और प्रकाश ऊर्जा, ठीक है, उसी के समान, उसकी चाल के बराबर होता है, 3 × 10⁸। तो लिख लो, विद्युत धारा का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, जो ध्वनि तरंगों, प्रकाश व चुंबकीय तरंगों के समान होता है। ध्वनि तरंगों, प्रकाश तरंगे, उसमें तरंगे, रेडियो तरंगे। ठीक है, प्रकाश तरंगे, उसमें तरंगे, रेडियो तरंगे। ठीक है, डिटेल से लिख लो इसको। इधर देखो, प्रकाश तरंगे, ठीक है, एक रेडियो तरंगे। ठीक है, प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगों, उसमें तरंगे, हीटिंग वेव जो होती है उसमें तरंगों के समान होता है, उसमें तरंगों के समान होता है। जितने प्रकाश तरंगे चलती है उसी स्पीड से 3 × 10⁸ मीटर पर, यानी सूर्य से प्रकाश तरंगे होगी, रेडियो तरंगे और उसमें तरंगों के समान होता है। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो प्रकाश एवं रेडियो तरंगे, उसमें तरंगों की चाल के समान होती है, किसकी? विद्युत धारा की चाल या वेग। इसको निकालते कैसे हैं अपन? V बराबर F × लैम्डा। ठीक है, V बराबर F × लैम्डा। F × लैम्डा। V यहाँ पे है वेग मीटर पर सेकंड में, F यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति है हर्ट्ज में,
ठीक है। मीटर पर सेकंड, हर्ट्ज या साइकिल पर सेकंड, साइकिल पर सेकंड लिख सकते हैं। ये लैम्डा, लैम्डा है यहाँ पे तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य मीटर में। ये सूत्र लिख लो, वेग का F इंटू लैम्डा, लैम्डा है तरंग दैर्घ्य होता है मीटर में। ठीक है, ये सब का अलग अलग तरंग दैर्घ्य मीटर में। वेग है मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी ऑफ वेग होता है मीटर पर सेकंड में। F यहाँ पे है आवृत्ति हर्ट्ज या साइकिल प्रति सेकंड में। ठीक है, ये उतार लो, इसका इंपोर्टेंट है ये। ठीक है, अब अगला है अपना इसमें भार। ठीक है, लोड, इसको बोलते हैं अपन भार। देखो भार किससे कहेंगे अपन, भार कहेंगे जो अपनी ऊर्जा की खपत करेगा। ठीक है, वाटेज की खपत करेगा, वो ऊर्जा की खपत करता है, वो क्या कहलाता है, भार कहलाता है। भार अपने 3 प्रकार के होते हैं, इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर लिख लो अपना, प्रतिरोधी, रेजिस्टिव लोड, प्रतिरोधी भार, इसको बोलते हैं रेजिस्टिव, रेजिस्टिव लोड। ठीक है, प्रतिरोधी लोड। देखो प्रतिरोधी भार किससे कहेंगे अपन, जिसके अंदर केवल प्रतिरोध ही लगा हुआ हो। ठीक है, प्रतिरोध संयोजित हो, वह क्या कहलाएगा, प्रतिरोधी भार कहलाएगा। ठीक है, अब प्रतिरोध में क्या आते हैं अपने, हीटिंग एलिमेंट जितने भी होते हैं वो किस में आते हैं, प्रतिरोधी लोड में। एक तार होगा, ठीक है, वायर होगा, जो हीटिंग एलिमेंट के रूप में अपन यूज करें। जैसे अपने हॉट प्लेट के अंदर हीटिंग एलिमेंट आता है। ठीक है, इमर्सन रोड के अंदर जो हीटिंग एलिमेंट आता है, ऐसे जो लोड हैं वो किस में आते हैं, अपने प्रतिरोधी लोड में। टंगस्टन फिलामेंट लैंप आता है, टंगस्टन का जो तंतु आता है इसका, वो किस में आता है, प्रतिरोधी लोड में। ठीक है, तो लिखो प्रतिरोधी भार में, आप तो लिख लो हीटिंग एलिमेंट, उष्मक तंतु या प्रतिरोधी तार, ये किस में आते हैं, प्रतिरोधी भार में आते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें करंट और वोल्टेज की कंडीशन क्या होती है वो अपन आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले तीनों भार पढ़ लो आप। लोड आपको पता होना चाहिए, जिसके अंदर प्रतिरोध हो। ठीक है, प्रतिरोध भार हो, वो क्या कहलाएगा, वो जिसमें उष्मक तंतु, हीटिंग एलिमेंट, प्रतिरोधी तार हो, एक तार के रूप में हो। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, प्रतिरोधी। 2 नंबर होता है अपना दूसरा इंडक्टिव, इंडक्टिव लोड, प्रेरकीय, प्रेरकीय बोलते हैं, प्रेरकीय भार। ठीक है, इंडक्टिव लोड, प्रेरकीय भार, जिसके अंदर केवल कुंडली हो। जैसे मोटर, जनरेटर वगैरह आते हैं ना, मोटर आती है अपनी, वो किस भार में आती है, प्रेरकीय भार में, जिसके अंदर कुंडली हो। ठीक है, जिसमें कुंडली, कुंडली या क्वाइल के रूप में, क्वाइल के रूप में, जैसे मोटर वगैरह होती है ना, मोटर, सभी जो मोटर हैं वो किस लोड में आती हैं, इंडक्टिव भार में। ठीक है, इसमें करंट वोल्टेज की कंडीशन क्या होती है वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, और 3 नंबर का होता है अपना कैपेसिटिव लोड, कैपेसिटिव, कैपेसिटिव लोड, कैपेसिटिव भार। ठीक है, संधारित्रीय, संधारित्रीय, संधारित्रीय भार। ठीक है, देखो जिसमें कैपेसिटर संयोजित हो। ठीक है, जिसमें कैपेसिटर संयोजित हो वो क्या कहलाएगा, संधारित्रीय भार कहलाएगा। ठीक है, जिसमें संधारित्र संयोजित हो, संधारित्र संयोजित।
संयोजित। अब जैसे मोटर सिंगल फेज मोटर है, उसमें कैपेसिटर लगता है, तो वो कौन सा लोड हो गया, प्रेरकीय तथा संधारित्र दोनों हो गए उसमें, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर भी लगाते हैं और कुंडली भी होती है, कॉइल भी होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। संधारित्र संयोजित हो, कैपेसिटर बोलते हैं इसको, संधारित्र या कैपेसिटर एक ही बात है। कैपेसिटर का क्या काम होता है वैसे मोटर वगैरह में, एक फेज को दो फेज में डिवाइड करने के लिए होता है। उसको सेल नहीं बोलते अपन, कैपेसिटर बोलते हैं संधारित्र, सेल अलग होता है, ठीक है। सेल रासायनिक ऊर्जा को स्टोर करता है, ठीक है। संधारित्र का काम क्या होता है, एक फेज को दो फेज में मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने में, क्योंकि सेल्फ स्टार्ट जब भी होगी जब दो फेज उसको मिलेंगे। तो सिंगल फेज मोटर में अधिकतर यूज होता है। एक अब ये पावर फैक्टर बढ़ाता है, वो अपन आगे पढ़ेंगे पावर फैक्टर, ठीक है। अब देखो अगला है अपना, अब देखो अलग अलग तीनों लोड की पढ़ेंगे अपन। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है, स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट है। प्योर रेजिस्टिव सर्किट, इसको बोलते हैं अपन शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। परिपथ किसे कहेंगे अपन, विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग क्या कहलाता है, परिपथ, ठीक है। विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग क्या कहलाता है, परिपथ, जिसके अंदर जो बाहर है वो काम कर रहे हो, सारी युक्तियां काम कर रही हैं, वो क्या कहलाएगा, परिपथ कहलाएगा। अब देखो प्योर रेजिस्टिव शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ, जिसके अंदर केवल क्या हो, प्रतिरोध संयोजित हो, ठीक है। ठीक है, ये क्या है, शुद्ध परिपथ। ठीक है, ये डायग्राम बना लो। प्योर रेजिस्टिव शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ किसे कहते हैं, वह परिपथ जिसमें केवल प्रतिरोध ही संयोजित हो, या प्रतिरोध से संयोजित परिपथ क्या कहलाता है, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ, जिसके अंदर केवल प्रतिरोध ही संयोजित हो, वह परिपथ शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ कहलाता है, ठीक है। वह प्रतिरोधी परिपथ कहलाता है। जिस ऐसी परिपथ में केवल प्रतिरोध ही संयोजित हो, वह क्या कहलाता है, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ कहलाता है, ठीक है। ये डायग्राम बना लो। अब देखो इसमें शुद्ध प्रतिरोध परिपथ में क्या होता है, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में करंट और वोल्टेज की कंडीशन देखते हैं अपन, कैसे चलता है करंट और ईएमएफ, इन फेज होता है, आउट ऑफ फेज होता है, वो देखो। ये देखो यहाँ पे ठीक है, ये आई है, ये ई है, ये पॉजिटिव नेगेटिव शून्य है, यहाँ पे क्या है, ये 90 डिग्री। अब देखो ये कौन सी कंडीशन आना गई है अपनी, इन फेज कंडीशन, ठीक है। ये कौन सी आ गई, इन फेज, क्योंकि इसमें करंट और वोल्टेज दोनों साथ साथ चलते हैं, 0 डिग्री के फेज डिफरेंट के ऊपर होता है ये, तो ये क्या हो गया, इन फेज। तो लिखो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में, प्रतिरोधी परिपथ में धारा तथा वोल्टेज दोनों इन फेज होते हैं। धारा तथा वोल्टेज दोनों इन फेज होती हैं, यानी एक साथ अपने शिखर मान को प्राप्त करती हैं, 0 डिग्री का फेज डिफरेंट होता है।
इन फेज होती हैं। और यदि अपन इसका वेक्टर देखें तो वही आएगा, यहाँ पे जैसे धारा चल रही है यहाँ पे आई हो गया, ठीक है। ये वेक्टर डायग्राम हो गया 0 डिग्री के फेज डिफरेंट पे। ये बना लो इसका। अब देखो इसके अंदर अपन करंट निकालेंगे आई बराबर, तो कैसे निकालेंगे, आई बराबर V बट्टे R से, ठीक है। और डीसी के अंदर पावर निकालते हैं, वैसे इसकी पावर ज्ञात की जाती है, P बराबर V स्क्वायर अपॉन R, P बराबर I स्क्वायर इंटू R से, ठीक है। ये सूत्र लिख लो। और P बराबर V इंटू आई से, V इंटू आई पावर के फॉर्मूले हैं तीनों, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। V इंटू आई V स्क्वायर अपॉन R, आई स्क्वायर इंटू R, और आई निकालेंगे इससे, करंट निकालेंगे तो V अपॉन R से, ठीक है। और दोनों में फेज डिफरेंट 0 डिग्री होता है, यानी इन फेज होती हैं करंट और वोल्टेज दोनों, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखो इसके बाद में अपना अगला अब लिखो प्रेरकत्व है, प्रेरकत्व है। इंडक्टर, ठीक है। प्रेरकत्व है, इंडक्टेंस होता है, इंडक्टर तो कुंडली होगी, क्वाइल। इंडक्टेंस होता है, प्रेरकत्व है। देखो प्रेरकत्व है, इंडक्टेंस, ठीक है। इंडक्टेंस किसे कहते हैं अपन को पता है। प्रेरण किसे कहेंगे, इंडक्शन। तो जब किसी कुंडली में अपन एसी प्रोवाइड करेंगे तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। उसके पास रखी कुंडली में वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसमें ईएमएफ पैदा हो जाएगा, यानी पास रखी बिना स्पर्श के, वो क्या कहलाता है, प्रेरण का सिद्धांत कहलाता है वो, ठीक है। इंडक्शन में फेराडे ने दिया था। अब देखो प्रेरकत्व किसे कहते हैं, ये केवल एसी पर ही लागू होता है, डीसी पर नहीं होता, क्योंकि डीसी में क्या होते हैं, पोल फिक्स बनते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या चाहिए अपन को, ईएमएफ। इंडक्शन के लिए क्या चाहिए अपन को, जो अपने पोल होते हैं वो चेंज होने चाहिए, ठीक है। तो लेकिन ये डीसी में नहीं होते, क्योंकि डीसी में डायरेक्ट होते हैं, ठीक है, फिक्स पोल बनते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि जो इंडक्शन का सिद्धांत है वो केवल एसी पर ही लागू होता है, डीसी पर नहीं होता, ठीक है, क्योंकि उसमें पोल चेंज नहीं होते। डीसी डायरेक्ट चलती है, क्योंकि एसी में तो वेरिएशन आता है यहाँ पे, ठीक है। एक बार यहाँ पे मान लो एन बन गया तो ये ऐसा हो जाएगा, फिर ये यानी हाफ साइकिल के बाद में अपने डायरेक्शन की दिशा चेंज हो जाएगी, तो पोल भी चेंज हो जाएंगे, किसमें, एसी में। जबकि डीसी में ऐसा कोई काम नहीं होता है, ठीक है। तो देखो प्रेरकत्व है,
अब देखो इसके कारण क्या होता है, किसी कुंडली में अपन एसी प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक वोल्टेज उत्पन्न होगा, ठीक है। और वो क्या करेगा, जो अपन आरोपित वोल्टेज है उसके ऊपर क्या करेगा, वो विरोध करेगा उसका, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे अपन, विरोधी ईएमएफ कहेंगे, ठीक है, प्रेरकत्व है। अब देखो तो वो क्या करेगा, उसके अंदर एक करंट भी खपत होगी, ठीक है। तो किसी कुंडली द्वारा, इसकी डेफिनेशन लिख लो आप, किसी कुंडली द्वारा, प्रेरकत्व की डेफिनेशन लिख लो, किसी कुंडली द्वारा विद्युत धारा विद्युत धारा मान के परिवर्तनों का विरोध ही, विद्युत धारा मान में परिवर्तनों का विरोध ही किसी कुंडली में एसी प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा के परिवर्तनों का विरोध करना ही उसका प्रेरकत्व कहलाता है, उसका प्रेरकत्व कहलाता है। ठीक है, वह क्या करता है, विद्युत धारा मान में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करता है, वह क्या कहलाता है, प्रेरकत्व इंडक्टेंस कहलाता है। तो कुंडली द्वारा, देखो कुंडली हमेशा क्या करती है, विद्युत धारा में परिवर्तनों का विरोध करती है, धारा में परिवर्तन, यानी ये जो परिवर्तन हो रहा है ना इसका विरोध करती है, ठीक है, इसको डायरेक्शन का विरोध करती है, वह उसको क्या बोले, प्रेरकत्व। इसका प्रतीक H, सॉरी इसका प्रतीक L, इसका प्रतीक L, इसका प्रतीक लिखो, प्रतीक होता है इसका L, हाँ कैपिटल L होता है, तथा मात्रक या इकाई हेनरी को H से दर्शाते हैं अपन, हेनरी को H से दर्शाते हैं, प्रेरकत्व इंडक्टेंस से, ठीक है। किसी कुंडली द्वारा विद्युत धारा में के परिवर्तनों का विरोध क्या कहलाता है, प्रेरकत्व कहलाता है। इसका प्रतीक L होता है, इसका मात्रक हेनरी होता है, ठीक है। अब देखो 1 हेनरी किसे कहेंगे, किसी कुंडली में 1 एम्पियर, ठीक है, 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 सेकंड समय के लिए दी जाती है, तो 1 वोल्ट विद्युत वाहक बल पैदा हो तो उसमें कुंडली का प्रेरकत्व 1 हेनरी हो जाएगा। यानी 1 एम्पियर की विद्युत धारा अपन इसको दे रहे हैं और 1 सेकंड समय के लिए दे रहे हैं, तो 1 वोल्ट का ईएमएफ विरोधी विद्युत वाहक बल जो पैदा हो जाएगा वह क्या कहलाएगा, 1 हेनरी कहलाएगा, ठीक है। तो L बराबर लिख लो, L बराबर लिखो, वोल्ट प्रति कूलाम। देखो 1 वोल्ट प्रति कूलाम, ठीक है, L हेनरी 1 वोल्ट प्रति कूलाम, तो हेनरी का छोटा मात्रक हो गया वोल्ट पर कूलाम, ठीक है। ये वोल्ट पर कूलाम भी होता है, 1 हेनरी बराबर वोल्ट प्रति कूलाम, 1 वोल्ट प्रति कूलाम, ठीक है। और L बराबर अपना N × 5/I, ठीक है, ये होता है। अब देखो L यहाँ पे क्या है, प्रेरकत्व है, इसमें क्या हो गया, ये सूत्र है इंपॉर्टेंट है अपना, ये लिख लो, L बराबर है, ये प्रेरकत्व है, इंडक्टेंस, इसको क्या बोलते हैं अपन, हेनरी में, हेनरी H में लिखेंगे इसको, ठीक है। N यहाँ पे है क्वाइल में लपेटों की संख्या, क्वाइल में लपेटों की संख्या, किसी कुंडली द्वारा विद्युत धारा प्रवाह में विद्युत धारा के परिवर्तनों का विरोध करना क्या कहलाता है, प्रेरकत्व या इंडक्टेंस कहलाता है, ठीक है। तो अपन कोई क्वाइल बनाएंगे, उसमें लपेटों की संख्या कितनी होगी, 200 या 250 300 जो भी है वो, ठीक है। और यहाँ पे है फाई है क्वाइल में गुजरने वाला, क्वाइल में गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, वेबर में WB, ठीक है, वेबर। और I यहाँ पे है विद्युत धारा एम्पियर में, ठीक है।
एल क्या है, एन इंटू फाई अपॉन आई, ठीक है। एन यहाँ पे है लपेटों की संख्या क्वाइल में, ठीक है, लपेटों की संख्या, और फाई यहाँ पे फ्लक्स की संख्या, कितना फ्लक्स से गुजर रहा है, और आई यहाँ पे है विद्युत धारा है, कितनी अपन विद्युत धारा उसको दे रहे हैं क्वाइल को, और एल यहाँ पे प्रेरकत्व, उसके अंदर जो प्रेरकत्व होगा वो हेनरी में होगा, ठीक है। एल बराबर इंटू, लिख लो ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इंपोर्टेंट है प्रेरकत्व है, इंडक्टेंस। अब देखो सेल्फ इंडक्शन, स्व प्रेरकत्व है, स्व प्रेरकत्व है, सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन स्व प्रेरकत्व है, सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्टेंस स्व प्रेरकत्व है। सेल्फ इंडक्टेंस स्व प्रेरकत्व है, ठीक है, स्व प्रेरकत्व है, स्व प्रेरकत्व है, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस स्व प्रेरकत्व किसे कहते हैं अपन, देखो किसी कुंडली द्वारा, ठीक है, किसी कुंडली में अपन विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो एक स्वयं का एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगी और वह विद्युत धारा के मान में परिवर्तन कर देगी, होने वाले परिवर्तनों क्या करेगी, विरोध करेगी, ठीक है। तो किसी कुंडली द्वारा, लिख लो इसकी डेफिनेशन, किसी कुंडली द्वारा विद्युत धारा, किसी कुंडली द्वारा विद्युत धारा में हो रहे परिवर्तनों का, किसी कुंडली द्वारा विद्युत धारा में हो रहे परिवर्तनों का विरोध ही उसका स्व प्रेरकत्व कहलाता है, ही उसका स्व प्रेरकत्व कहलाता है। स्व प्रेरकत्व के कारण है, स्व प्रेरकत्व के कारण कुंडली में एक ईएमएफ उत्पन्न होता है, स्व प्रेरकत्व के कारण कुंडली में एक ईएमएफ फ्लो होगा, ईएमएफ उत्पन्न होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है जो आरोपित ईएमएफ, जो अपन वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसका क्या करता है, विरोध करता है। स्व प्रेरकत्व के कारण कुंडली में एक ईएमएफ उत्पन्न होता है जो आरोपित ईएमएफ का विरोध करता है, जो आरोपित ईएमएफ का विरोध करता है, जो आरोपित ईएमएफ का विरोध करता है। इसे विरोधी विद्युत वाहक बल, इसे विरोधी विद्युत वाहक बल, इसे विरोधी विद्युत वाहक बल, बैक ईएमएफ, ठीक है, काउंटर ईएमएफ ही बोलते हैं इसको, काउंटर ईएमएफ कहते हैं। इसे विरोधी विद्युत वाहक बल, बैक ईएमएफ, काउंटर ईएमएफ भी कहते हैं, ठीक है। कौन से ईएमएफ को, जो सेल्फ इंडक्शन के कारण उस कुंडली में एक ईएमएफ उत्पन्न होगा। जैसे मान लो अपन क्या कर रहे हैं, एक कुंडली है, यहाँ पे अपन ने इसको एसी सप्लाई दी है, फेज न्यूट्रल की 230 वोल्ट की अपन को इसको सप्लाई दे दी है। अब इसमें क्या होगा, ये धारा में परिवर्तन का विरोध करेगी, उससे क्या होगा, इसमें एक ईएमएफ उत्पन्न होगा। जिस कुंडली में ईएमएफ उत्पन्न होगा वो कौन सा होगा, वो कौन से स्वभाव वाला होगा, नेगेटिव स्वभाव होगा, जो अपन अप्लाई करें उसका विरोध करेगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, विरोधी विद्युत वाहक बल या बैक ईएमएफ या काउंटर ईएमएफ बोलेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जो बैक ईएमएफ होगा, जो होगा वो लिखो, E बराबर है -L डी फाई अपॉन डी टी,
तो देखो एल है, एल के कारण ये पैदा हुआ है, लेकिन ये माइनस का निशान ये दर्शाता है जो बैक ईएमएफ होगा उसकी डायरेक्शन है अप्लाई ईएमएफ की विपरीत होगी, ठीक है, उसके विपरीत होगी। तो ये माइनस का निशान ये दर्शाता है, माइनस का जो सिंबल है माइनस ये दर्शाता है कि स्वप्रेरकत्व कारण जो ईएमएफ उत्पन्न होगा, ये बैक ईएमएफ, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो सप्लाई वोल्टेज की जो अप्लाई अपन ईएमएफ कर रहे हैं उसके विरोध होगी, यानी उसके विपरीत होगी, ठीक है। और ये फ्लक्स परिवर्तन की दर है फाई, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स है, यानी फ्लक्स परिवर्तन की दर, जितनी अधिक फ्लक्स परिवर्तन की उतना अधिक ही बैक ईएमएफ पैदा होगा, ठीक है। और एल यहाँ पे है, एल क्या है, प्रेरकत्व है हेनरी में, ठीक है, इंडक्टेंस है ये हेनरी में, और ई यहाँ पे विरोधी विद्युत वाहक बल है, ठीक है। ये सूत्र लिख लो, बैक ईएमएफ का ई बराबर माइनस एल डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है। अब देखो अपन ट्रांसफॉर्मर में यही बैक ईएमएफ ही तो काम लेते हैं इधर, ठीक है। देखो यहाँ से अपन ने क्या कर लिया, अब एक कुंडली बना दी इधर, और जो ईएमएफ होगा वो क्या होगा, इस साइड जाएगा, इसमें किस साइड जा रहा है, ठीक है, इसमें उल्टा विपरीत हो जाएगा, ठीक है। तो यही अपन यूज करते हैं, और जितनी फ्लक्स परिवर्तन की दर जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक ईएमएफ अपन को प्राप्त होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये क्या है, स्वप्रेरकत्व, यानी उसमें क्या कुंडली एक ही होती है, स्वप्रेरक सेल्फ इंडक्शन में कुंडली का स्वयं का होता है। और अब अगला है म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, इसको बोलते हैं अपन सह प्रेरकत्व, म्यूचुअल इंडक्शन सह प्रेरकत्व, सह प्रेरकत्व, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस अगला लिख लो, म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस सह प्रेरकत्व, लिखो म्यूचुअल MUATUAL, म्यूचुअल इंडक्टेंस है सह प्रेरकत्व। लिखो इसकी डेफिनेशन लिख लो, म्यूचुअल इंडक्टेंस किसे कहेंगे अपन, लिखो किस, दो कुंडलियों का वह गुण, दो कुंडलियों का वह गुण जो उनमें प्रवाहित हो रही विद्युत धारा, जो उनमें प्रवाहित हो रही विद्युत धारा, इसमें दो कुंडलियां होंगी, जो उसमें दो हो रही, उसमें दो कुंडल, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, यहां से भी इधर अपन को ये म्यूचुअल सह प्रेरण के द्वारा इसमें क्या होगा, ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा, यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगी वो, ठीक है, बिना किसी स्पर्श के, यहाँ पे बीच में कोड लगा दिया अपन ने, करोड़, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मर में यूज करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। देखो दो कुंडलियों का वह गुण जो उनमें प्रवाहित हो रही विद्युत धारा, जो उनमें प्रवाहित हो रही विद्युत धारा, जो उनमें प्रवाहित हो रही विद्युत धारा के मान में, विद्युत धारा के मान में हो रहे परिवर्तनों का विरोध करता है, मान में हो रहे परिवर्तनों का विरोध करता है, विरोध करता है, सह प्रेरकत्व कहलाता है, सह प्रेरकत्व कहलाता है, सह प्रेरकत्व कहलाता है। इसका प्रतीक M, इसका प्रतीक M, ठीक है, प्रतीक क्या होता है इसका, M, इसका प्रतीक M होता है, कैपिटल M। मात्रक या इकाई लिख लो, मात्रक या इकाई, मात्रक या इकाई, मात्रक या इकाई हेनरी होता है, हेनरी, हेनरी को H से लिखते हैं, ठीक है, वही है, हेनरी H से होता है, ठीक है। अब M बराबर है, लिख लो M बराबर रूट L1 इंटू L2, ठीक है, L1 इंटू L2। अब देखो M यहाँ पे है,
म्यूचुअल यानी सह प्रेरकत्व है, ये क्या है, सह प्रेरकत्व है हेनरी में, हेनरी एच में। और L1 है प्रथम कुंडली में, प्रथम कुंडली में प्रेरकत्व है, ठीक है। और L2 है सेकंड में, द्वितीय कुंडली में प्रेरकत्व है, द्वितीय कुंडली में प्रेरकत्व है हेनरी में, दोनों का हेनरी में आएगा, ठीक है। ये भी एच में, हेनरी में, ठीक है। L1 है प्रथम कुंडली में प्रेरकत्व है हेनरी में, L2 है सेकंड कुंडली में, सेकंड कॉइल में प्रेरकत्व है, इंडक्टेंस है वो भी हेनरी में, ठीक है। इस हिसाब से अपन निकालते हैं सह प्रेरकत्व को, ठीक है, सह प्रेरकत्व को, ठीक है, ठीक है। तो अपन सह प्रेरकत्व हो गया अपना हेनरी में, ठीक है। ये इससे निकालते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर अपन इसको नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अपने नोट्स बनाते चलो साथ साथ, ताकि आपको दिक्कत न हो। और सेशन को और कमेंट बॉक्स में कोई भी प्रॉब्लम हो उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिया करो, जिससे पता चलता रहे, ठीक है। थैंक यू।